जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मेजर आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो 3 सवाल जो मैं पिछले एपिसोड में छोड़ के गया था वो अब इनसे पूछूंगा। वैसे ये फरमाइएगा कि इतना ज़्यादा करीबी रिलेशन आईएसआई का और सीआईए का कि आप लोग अफ़गानिस्तान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर रशिया जो एक दूसरी सुपर पावर है उसका मुकाबला किया जा रहा है, और हॉटलाइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, उधर से फ़ोन किया जाता है, इधर से फ़ोन उठाया जाता है। फिर ये डिस्टेंस कैसे पैदा हो गया, एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गया आप लोग? ये असल में तो ये जो ताल्लुकात होते हैं मुल्कों की सतह पर जिनसे, तो अपने अपने मफादात के ताबे होते हैं। ठीक। हमारा तो कॉमन इंटरेस्ट ये था कि भाई हमारी सालमियत का मसला था रूस के ख़िलाफ़। ठीक। और हम चाहते थे कि रूस वापस चला जाए। ठीक। और अमरीकी उसको हजीमत से दो चार करना चाहते थे, और हजीमत इसी में थी कि हम उसको पुशबैक करते। ठीक। तो एक कॉमन इंटरेस्ट ये था। ठीक। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने उससे बहुत सारे फ़वाइद समेटे, हाँ उसके समरात समेट न सके सारे। ठीक। और इसलिए समझे कि जो टीम कैप्टन था ज़ियाउल्लाह को मंजर से हट गया था। ठीक। हटा दिया गया था, तो इख्तिलाफात दो चीज़ों पे पैदा हुई। ठीक। ये जब कल्मिनेशन स्टेज था एंड उसमें ज़ियाउल्लाह एक फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहता था अफगानिस्तान, नॉट इस्लामिस्ट। ठीक। कि ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए उस तरह का मसला न बने जैसे माजी की हुकूमतें बनते रही। मसलन अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटजिक डेप्थ यूज न हो बाई इंडियन और एनी अदर एनिमी, चाहे वो KGB हो चाहे वो CIA हो। ठीक। सो इसके लिए वो तगदो कर रहा था। आपको याद है कि वो जेनेवा एकॉर्ड पे भी साइन नहीं कर रहा था उस वक्त तक कि जब तक उसने रशियंस को भी कहा कि जब आप वापस जाने का फैसला कर ही चुके हैं तो फिर आओ फैसला करें कि अफगानिस्तान अनार्की से बच जाए। ठीक। तो फिर अमेरिकन और रशियंस एक हो गए थे। ठीक। और दोनों का जो परसेप्शन था ये था कि जी ये फंडामेंटलिस्ट आ जाएंगे। ठीक है। फंडामेंटलिस्ट हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था ज़्यादा हिकमतयार को और प्रोफेसर रब्बानी को। ठीक। दोनों बड़ी पार्टियाँ थी इस बुनियाद पर। ठीक। मसला आप देखें कि दोनों को ख़राब तो फंडामेंटलिस्ट थी कि आज के फंडामेंटलिस्ट तो तालिबान है। बिल्कुल सही। उन्होंने दोनों को सो हमारा क्राइटेरिया ये नहीं था कि कौन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और कौन 2 वक्त की पढ़ता है और कौन क्या पढ़ता है। नहीं, हमारा क्राइटेरिया था कि किसकी रूट ज़्यादा है वहाँ। ठीक है। रूट्स इन दोनों के नो डाउट ज़्यादा थे। ठीक। सो इनको असला अब इस चीज़ पे रॉयलिस्ट उसको कहते हैं जो बादशाह के नज़दीक है, मसलन पीर गिलानी साहब, मुजद्दिदी साहब, वो कहते थे कि हमें असला दो, ज़्यादा दो, और वो न उनके पास फाइटर ज़्यादा थे न फेयर था उनके मामले इस पर जो आईएसआई के लोग। तो उन्होंने भी जाके लॉबिंग शुरू कर दी थी इसी नुक्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो रूसी बढ़ा रहे थे कि जी ये फंडामेंटल्स को आगे ला। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम इसमें कमांडर था अब्दुल हक। ठीक। जो बाद में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, वो CIA से थ्रू हो गया। अच्छा, वो डायरेक्ट हो गया। और वो CIA से थ्रू हो गया। जो अफगान डेस्क का इंचार्ज था वहाँ पे एंडरसन, फ्रैंक एंडरसन उसका नाम था, उसके साथ। ठीक। ठीक। या जो CIA का स्ट्रेटजी था माइक बेयर्डन, वो उसके हक में नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो ब्लफ खेलता था, झूठ बोलता था, मीडिया को उसने हाथ में किया हुआ था, कुछ लोगों को वेस्टर्न वालों को ओब्लाइज भी करता था। तो उसने भी इस नुक्ते को आगे बढ़ा दिया। ठीक। मैंने कहा आईएसआई का क्राइटेरिया बिल्कुल ये नहीं था, और ज़ियाउल्लाह तो एक फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहता था जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ठीक है। और कोलिशन हो वहाँ पे। कोलिशन। अब उनकी परसेप्शन में, उनकी नज़र में ये बात थी कि नहीं हम फंडामेंटलिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब AIG बनी और मुजद्दिदी को सरबराह बनाया गया तो इनका प्रेशर था, उसमें हिकमतयार बहुत नाराज़ था। ठीक है। ठीक है। तो बुनियादी बात ये थी। ठीक है। दूसरा अच्छा, जब CIA ने डायरेक्ट अब्दुल हक के साथ हुए तो आप नाराज़ हो गए? फिर ऐसे ही नाराज़? हम तो वॉच कर रहे थे ना। ठीक है। हम तो CIA को भी वॉच कर रहे थे, हम तो अफगान कमांडरों की भी वॉच कर रहे थे, हम तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट देख रहे थे। ठीक। ये चीज़ तो रिपोर्ट हो रही थी ना, हम तो, मेरा काम तो रिपोर्ट करना था। ये चीज़ रिपोर्ट हो रही थी, फिर इसका जो तदारुक हम कर सकते थे करते रहे। तो एक इशू अफगानिस्तान था, CIA के साथ डिफरेंसेस। ठीक। दूसरा जो बड़ा अहम था वो ईरान था। ठीक। अब अफगान जिहाद से फरागत के बाद वो चाहते थे कि हम ईरान में इंसर्जेंसी स्पॉन्सर करें। अच्छा, ठीक है। अमेरिकन CIA चाहते थे। हाँ। और उसके लिए उन्होंने एक आदमी को पाकिस्तान में लॉन्च किया जिसका बाप साबिक में जनरल रहा था शाह ईरान के साथ। ठीक है। और इस आदमी को उन्होंने खुद ट्रेन किया था CIA ने। ठीक है। ओलिवर नॉर्थ ने इसको ट्रेन किया था। ठीक है। तो वो आया यहाँ पे, तो मुझे DG ने उसके हवाले किया और बता दिया कि इसको हमने सबवर्ट करना है। ठीक है। प्रेसिडेंट कहता है कि इस स्टेज पे हम अमेरिकन को ज़्यादा डिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। नाराज़ नहीं कर सकते। क्रिटिकल स्टेज है। अच्छा, अफगानिस्तान पे क्या हुआ कि
वो ज़िया-उल-हक से मायूस हो गई अफ़गानिस्तान पे। ठीक है। जुनेजो पे उन्होंने असेस करने के उनका एक यूरोप एम्बेसडर सीए के लिए काम कर रहा था, उसका जो दूसरा था वो मेरे साथ था। इन्होंने उस एम्बेसडर को भेजा जुनेजो के पास कि जाओ उसको असेस करो। ठीक। वो जब जुनेजो को मिल के आ गया तो उन्होंने जुनेद साहब के बारे में बड़ी रिडिकुलस रिपोर्ट भेज दी कि उनको तो मेरे डिटेन का भी पता नहीं है, मेरे मुल्क का भी पता नहीं है ये वो। ठीक। उसके बाद जो उनकी दूसरी एजेंसी है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसका चीफ था विलियम ओडम। ठीक है। विलियम ओडम को इन्होंने भेजा कि जाओ खुद असेस करो। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर जुनेजो से। विलियम ओडम जब जुनेजो को मिला तो राफेल उसके साथ था, वो जो ज़िया-उल-हक के साथ प्यारे में मारा गया। हाँ, वो साथ था। और जब ये निकला तो इसकी गाड़ी को हमने बक किया तो ये पहला फिक्रा उसको कहता है राफेल को, विलियम ओडम, कि ही विल डिलीवर ऑन अफगानिस्तान बट नॉट ऑन ईरान। ठीक। ठीक है। अफगानिस्तान तो डिलीवर करेगा, हाँ, ईरान पे नहीं नहीं करेगा। अच्छा, ज़िया-उल-हक पहले ही दोनों पे नहीं कर रहा था, जुनेजो ईरान पे पर्पस सर्व नहीं कर रहा था। ठीक है। ISI के साथ इन दो चीज़ कि हम उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। ठीक है। मैं खुद उसके साथ उसके लिए घर, इधर मेरे घर के करीब घर F7 में लिया हुआ था और रात को हम बैठते थे, मैं उसको घर ले जाता था, गांव ले जाता था, मैं उसको बड़ा फैमिली टच दिया। और मैं उसको तरीके से अमेरिकन के खिलाफ सब वर्ड करता था कि किसको? ये जो ईरानियन था। ईरानियन का नाम क्या था? परवेज शाहनवाज। परवेज शाहनवाज। ठीक है। और वो पाकिस्तान के अंदर रहता था? वो पाकिस्तान आया था ना, आया था। उसका बाप जनरल था साबिक में। ठीक। ठीक। तो वो तोदा पार्टी से भी उसके कनेक्शंस थे और जो एंटी क्लर्जी लोग थे ईरान में। ठीक। तो मैं उसको कि जी ये देखो ये यूज़ करते हैं, हमारे साथ क्या किया और इस तरह आप वेट करे। ख़ुमैनी जो है ना, इमाम ख़ुमैनी वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उसके बाद तो आपको पता है स्टेबिलिटी होगी नहीं, फिर आपके लिए मौका मिल खुल जाएंगे, इस तरह की बातें होती थी। और अल्टीमेटली लेफ्ट पाकिस्तान, मिशन तर्क करके चला गया। ठीक। सो ISI के साथ इन दो चीज़ों पे इख्तलाफ बढ़ गया। ठीक। ठीक। अब आगे जो प्लान था, प्लान ज़िया-उल-हक तो दोनों पे डिलीवर नहीं कर रहा था। ठीक है। ना अफगानिस्तान पे कर रहा था, जुनेद अफगानिस्तान पे कर रहे थे, ईरान पे नहीं, और आसान पे फिर हुआ जुनेद अकॉर्ड विदाउट ज़िया-उल-हक कंसेंट साइन हुआ और उसके बाद एक तबाही और बर्बादी शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 3 फेज़ प्लान बनाया और ये मैंने रिपोर्ट किया था मार्च 88 में। ठीक। कि पहले फेज़ में जुनेजो को पावर से निकालेंगे। ठीक हो गया। वो उसकी यूटिलिटी नहीं है ना। ठीक है। दूसरे में ज़िया-उल-हक विल बी असैसिनेटेड। ठीक हो गया। ये रिपोर्ट मैंने जुलाई 87 में भेजी थी। ठीक। उसके सेशन के बारे में। ठीक। और फिर और तीसरे में स्प्लिट मैंडेट के साथ पीपल पार्टी आई ठीक। बिटवीन 90 to 95 सीट्स। ठीक है। ये मार्च 88 की। और ये अमेरिकन का प्लान था? हाँ, ये प्लान था CIA का। अब जुनेजो को इसलिए निकालना था पहले कि वो 8वीं तरमीम के जरिए वो निकला जा सकता था। 8वीं तरमीम जनज़िया ने यूज़ करनी। ठीक। सो ज़िया को बिठा के जुनेजो को फारिग करना था, उसके बाद जनज़िया मंजिल से हटाना था, हटा दिया। और उसके बाद इलेक्शन हो गया, पार्टी को 90 समथिंग सीट्स मिल गई। ठीक। और आपने ये रिपोर्ट कर दिया था? ये रिपोर्ट कर दिया था। और आपको कैसे पता चला ये? हमारा काम ही यही था। अच्छा, सोर्सेज पता चलाना हमारा काम ही यही था। ठीक। तो और हमने क्या करना था, देखिए पहली पीपल पार्टी और पहली नौसरी गवर्नमेंट भी ईरान की वजह से गई। ठीक है। कि उन्होंने भी ईरान पे डिलीवर नहीं किया। ठीक। सक्सेसफुल जी, यानी बेनज़ीर भुट्टो ने पहले नहीं किया ईरान पे, उन्होंने नहीं किया। ठीक। तो ये अब ज़िया-उल-हक का क्या हुआ, एक आदमी था, वो डिजर्टर पायलट था और वो यहाँ से भागा था एयरफोर्स से। ठीक। उसको लंदन के एक नाइट क्लब में उन्होंने पिक किया मुसाद और उसको तल अवीव ले गए, वहाँ ट्रेन किया। ठीक। टेस्ट मिशन पे सीरिया भेजा, फिर पाकिस्तान भेजा। उसका ऑपरेशन मैंने किया था और उसको मैंने पकड़ा था। ठीक है। क्या नाम था उसका? अकरम अवान। उसको ये माइकल कहते थे। अकरम अवान नाम था उसका। अवान नाम था उसका। अच्छा, उसको जब पकड़ा तो, और वो एयरफोर्स में था, पाकिस्तानी एयरफोर्स में था। ठीक। तो उसको हमने पकड़ा 13 मई 88। ठीक। ज़िया-उल-हक का क्रैश हुआ 17 अगस्त। ठीक। वो जीशगो में MI के सेल में था उनके पास। तो ज़िया-उल-हक के क्रैश के बाद उसको बूढ़े सगीर और कौन कुरैशी थे, मेरे CEO थे, कौन कुरैशी बूढ़े सगीर, दोनों बड़े माशाल्लाह काबिल कॉम्पिटेंट अफसर्स थे, वो इंटरोगेट करते थे। तो मैं चूँकि उसके साथ 2 साल दोस्ती कर चुका था सईद खान के नाम से, तो मुझे एक दिन बूढ़े सगीर और कौन कुरैशी ले गए। ठीक। मुझे सामने बुला के कहते मीट आर ISI इस्लामाबाद स्टेशन चीफ में। अच्छा। तो वो आदमी से ईरान बड़ी देर तो कहता है कि सर
उनसे कहते हैं बड़े सगीर को कि सर आपको पता है तल अवीव में बैठे हुए लोग आपसे खौफज़दा हैं। जब भी मैं आता था तो मुझे कहते कि माइकल आईएसआई का ख्याल रखना बड़ी ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं तो आईएसआई की जेब में तो 2 साल से, फिर उसने अपनी स्टोरी लिख दी कि एज ए ट्रिब्यूट दिस यंग ऑफिसर। उस वक्त मैं यंग ही था, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूँगा। ये सारी स्टोरी उसने लिख दी। अगले दिन हम गए तो मैं जनरल ज़िया की जनाजे की वीडियो ले गया। जनरल ज़िया के साथ मेजर जनरल ऐवान शहीद हुए थे। ये भी अवान था, वो इसके जानने वाले थे, उसके कमीशन में उसने इसकी हेल्प की थी। जब वीडियो चलनी शुरू हो गई तो इसको तो पता नहीं था कि जनरल ज़िया का क्रैश हो चुका है, ये तो सेल में बंद था। ये मूव होता रहा उसके साथ। और जनरल हुसैन अवान का जिक्र आ गया तो ये ब्रेक हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, मैच पे सर मारने लगा। हमने फ़ौरन ब्रेक ले ली। मैंने कहा माइकल चाय पियो, रिलैक्स, वी विल कम अगेन। जब हम रिटायर रूम में चले गए तो मुझे ब्रिगेडियर ने कहा कि हाँ कमांडर, मुझे कमांडर कहते हैं, कमांडर बताओ। मैंने कहा सर ये रोना जेन्युइन है। ठीक है। हाँ, और ये साथ कहता आई नेवर न्यू दिस बास्टर्ड वुड डू इट, आई नेवर न्यू दिस बास्टर्ड वुड डू इट। मैंने कहा सर ये रोना जेन्युइन है और ये अभी बताएगा। खैर हम वापस आ गए तो उसने फिर बता दिया कि जी मैं न्यू दिल्ली में था जब वो मिशन के लिए गया था, वहाँ से मोसाद का अफसर था, अमेरिकन पासपोर्ट पे इधर आया था। SK सिंह के घर हमारी मीटिंग्स हुई थी और फला आया था। ये तय हुआ था कि एक आला है जो जहाज़ में कॉकपिट में फिट करना है और फिर टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद वो फॉर्म रिलीज़ करेगा, एवरीबॉडी कॉकपिट में बेहोश हो जाएगा। ठीक। तो कहता है पता नहीं फिर मेरे बाद किसने किया, ये काम मैंने करना था, मैंने कोई आदमी तलाश करना था, कल्टिवेट करना था, तो ठीक मैं तो पकड़ा गया। ठीक। सो यहाँ तक तो ये कंफर्म हो गया। आगे दूसरे दिन जब हम गए उसने एक कहानी सुना दी, तो मैंने जब हम उसने कहानी तो अपनी सारी सुना दी। ठीक। तो मैंने सर ही स्टिल होल्डिंग द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक। तो जब हम दोबारा आए तो फिर उसने ये कहानी ये गैजेट वाली सारी। ठीक। तो वो तो पकड़ा गया, लेकिन मज़े की बात ये है कि हम जितनी भी इस ऑपरेशन से वाबस्ता हमें सब बेइज्जत करके निकाला गया। ठीक है, आपको भी निकाल दिया गया। मुझे 89 में रिटायर्ड कंपल्सरी रिटायरमेंट, हालांकि मैंने कहा मैंने ऐसा में कभी सियासत की नहीं थी। ठीक ठीक। मैं तो जनरल मिदगुल के पास गया था, मैंने कहा सर मैं मैच में देखता हूँ मूवमेंट्स पोलिटिकल, क्या आप पार्टी के खिलाफ IGI बन रही थी, बना रहे हैं। उनका अपने काम से फारिग हो गए। मैंने कहा सर काम तो बहुत है, जाओ अपना काम करो। मैंने कहा सर अगर कर रहे हैं तो अच्छा नहीं करे, हमारा काम नहीं। IGI के फॉर्मेशन में आप नहीं थे? नहीं, बट इम्तियाज़ कंट्री ऑन द रिकॉर्ड। उसका जब हम बना रहे थे, मैं सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद वजान, हमारे साथ असल में नसीरुल्लाह बाबर का मसला था। एक फैमिली हमारा पुराना मसला आ रहा था, तो मेरे पर्सनली खिलाफ था और ये सारा ड्रामा उसी में रचाया था बस निकालने के लिए। ठीक है। और फिर ये है कि आपको जो IGI बनाने की वजह से आपको निकाला गया था कि आपने बनाया? मुझे तो उन्होंने जेकर कि जी मैं पीपल पार्टी के खिलाफ लोगों को इत्मीनान के लिए तैयार कर रहा था। ठीक है। वो तो जनरल कल्लू ने मुझे टास्क दिया, बोला कि जनरल कल्लू मेरे साथ बहुत शफकत करते थे और मैं भी ऑपरेशन मिडनाइट जाकाल था। हाँ, मैं भी उनके साथ बड़ा लायल था। ठीक। मेरे पास जनरल साहब दुरानी आए थे, DGMI के, तो मुझे वो चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं MI के लिए। मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैंने प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कभी नहीं की। आई स्टैंड लाइल टू जनरल कल्लू, चाहे वो रिटायर्ड जनरल क्यों ना, मेरे DG हैं। आपको ज़रूरत है तो मुझे निकाल के MI में ले जाए, मैं करूँगा काम। लगा ऐसा ही मेरा कि मैं नहीं कर सकता। तो मुझे जनरल कल्लू ने कहा कि आमिर मैं बहुत अंडर प्रेशर हूँ, बीबी और मेरे पास कोई मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये अदम एतमाद आ रहा है। मतलब नहीं, मेरा बड़ा दोस्त था जानते। मैंने कहा सर इसमें नहीं बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उस तक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर सकता हूँ। ठीक। उसी से इन्फॉर्मेशन क्रिएट करूँगा, इसमें मुझे कवर लेने पड़ेंगे। IB मेरे पीछे है, मसूद शरीफ मेरे टेलीफोन टेप करे, ऐसा ना हो उसको कोई और रंग दे दे। ठीक। तो क्योंकि जैसे अकरम मोहन के साथ मैं एंटी पाकिस्तान बनकर, उनका नहीं जस्ट डोंट वरी, वही किया। तो मैंने वो जो मेरे साथ पहले रब्ते कर रहे थे उनसे रब्ता किया, वो मीटिंग के लिए हम गए। वो जाहिर हमें तो NTPP बातें करनी थी, जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक। मुझे सारा जो लिस्ट मिल गई कि भाई ये अभी तक नहीं, मैंने लाके जनरल को दे दी थी। ठीक है। पूरी लिस्ट दे दी थी। अगले दिन हमें तो पता नहीं था कि ये टैप कर रहे थे, हम तो फिर पार्टी वाली की जगह वो टैप प्रोड्यूस कर दी, उसमें तो ज़ाहिर मेरी सारी बातें NTPP थी। मैं फिर जनरल को मिलता रहा, तो मैं तो वर्चुअली अंडर हाउस अरेस्ट था, मिल नहीं सकता था। तो GHQ में हमारी इंक्वायरी शुरू हो गई। मैंने वो ब्रीफ सारे दे दी जो मैंने जनरल कल्लू को दिए थे। ठीक है। काफी। और मैंने कहा आप जनरल कल्लू को बुला ले, उन्होंने मुझे साइन किया। अगर वो इनकार कर दे कि मैंने इस मीटिंग की रिजल्टेंट आउटकम उनको नहीं दिया जिसके लिए मैंने मीटिंग की, लेकिन कोई डिफेक्शन तो हुई नहीं, कोई बंदा तो खरीदा नहीं गया। नतीजा जो मैंने हासिल की वो दे दी।
अगर वो इनकार कर दे मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे उस रिपोर्ट की सरबराही जनरल अशरफ कर रहे थे, जनरल असद दुरानी उसमें थे, 2 ब्रिगेडियर्स थे, एक कर्नल था। उन्होंने मुझे एग्जानरेट कर दिया था कि मैंने कहा मुझे कन्फ्रंट कर दिया था जनरल कल्लू ने मुझे डिफेंड करने की कोशिश की PM हाउस में। ठीक है। ये अनवर रशीद चौधरी का बयान रिकॉर्ड पे उसने दिया था कि मेरे सामने कि उसने कहा वो बड़ा अच्छा अफसर है। लेकिन चूँकि मैंने कहा जनरल नसीरुल्लाह बाबर आर्किटेक्ट था, साथ मसूद शरीफ था, ये लोग थे। तो मैं जब जनरल हमीद गुल की पोस्टिंग हो गई तो मैं जनरल साहब के पास गया। मैंने कहा सर मेरे लिए एनवायरमेंट्स बड़े हॉस्टाइल है, मेरे टेलीफोन टैप हो रहे आई भी मुझे चेस करे, मैं अब क्या उनके पीछे पढ़ूंगा। ठीक है। पुल मी आउट ऑफ ISI, ठीक है। मुझे आर्मी में भेज दे वापस। मुझे भी याद है जनरल साहब ने कहा कि आमिर इफ़ आई पुल यू आउट ऑफ ISI दिस विल बी ए नेशनल ट्रेजिडी। ठीक। तो मैंने कहा नेशनल ट्रेजिडी तो नहीं, लेकिन हमारा तो ट्रेजिडी हो गई। वही हो गया। अच्छा, मुझे रिटायरमेंट ऑर्डर मिले उसके बावजूद कि मैं GHQ ने मुझे एग्जानरेट कर दिया। बाद में सिविल कोर्ट में ही चले गए, वहाँ से भी एग्जानरेट हो गए। आज तक मैं रिटायर्ड विद फॉल्ट का स्टिग्मा अपने ऊपर लिए बैठा हूँ। अच्छा, इंसाफ तो इस मुल्क में मिलता नहीं। तो मुझे जो एडवांस नोटिस मिला इसका रिटायरमेंट नोटिस, उसमें लिखा था कि कीपिंग इन व्यू योर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिटायर यू कंपल्सरीली विद फॉल्ट, जबरन फॉल्ट। अब रिकॉर्ड ऑफ सर्विस मेरा सारा अनब्लेमिश था। ठीक है। इस नोटिस से 1 महीना पहले मुझे आखिरी सालाना रिपोर्ट मिली थी ACR, वो आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है। उन्हें सिर्फ आउटस्टैंडिंग थी, उसके आखिरी 2 फिक्रे थे कि मेजराम ने बैसियत इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कारहाय नुमा इस मुल्क के अंजाम दिए उसकी बुनियाद पर दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस अपने ऐसे अफसर को नेशनल हीरो और नेशनल एसेट करार देगी। ठीक। सो मेजराम ने ये उसका आखिरी बात। और अच्छा, रिटायरमेंट के बाद मुझे जनरल बेग ने घर बुलाया, चीफ थे, और मुझे कहा कि नहीं आपके साथ ज्यादती हुई आपके बड़ी, मैं आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा सर मेरे ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे चीफ ने मुझे बुला के कंसल्ट किया, मेरे प्लॉट ज़मीन ये कोई मैटर नहीं करती। ठीक है। मैं आपका मशकूर हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मेरा घर में आपको रिटायर न करता, बाबर रोज़ आ जाता था और बैठ जाता था और प्रेशराइज करता तो सिविल मिलिट्री रिलेशन बहुत ख़राब हो जाते। ठीक। मैंने कहा सर ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन बचाने के लिए आपने मेरी कुर्बानी दी। लेकिन दुख इस बात गए कि मेरे कुर्बानी के बावजूद वो बचे नहीं, आपने फिर भी बीबी को घर भेज दिया। सो ये अच्छा, ये फरमाइए जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ आप लोगों के जाने के बाद, वहाँ पे तो ज़ाहिर है फिर वॉर लॉर्ड्स बन गए, उनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इतने लोग मर गए, फिर उसमें से तालिबान मर्ज हुए और उसके बाद फिर तालिबान की गवर्नमेंट बनी। आप ये समझते हैं कि आप लोगों की गलती थी, आप लोग प्रॉपर वहाँ पे प्लान नहीं कर सके और गलत तरीके से आपने अफगानिस्तान को प्लान किया जिसका नुकसान आज तक बर्दाश्त कर रहा है अफगानिस्तान भी पाकिस्तान? नहीं, देखिए अफगानिस्तान पे अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं थी तो उसे ये कि नहीं थी कि वो ड्राइविंग फोर्स नहीं थी, ड्राइविंग सीट पे नहीं थे, हमारी स्ट्रेटजी थी। और जैसे मैंने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी तो जंग जीतना था, जीत गए, रूस का खतरा टालना था, टल गया, रशिया वापस चला गया। ठीक, इतने फवायद मिले, स्ट्रेटजी की डेप्थ खत्म हो गई। असल में असल टीम कैप्टन तो जनरल ज़िया थे, जनरल ज़िया मंजर से हट गए और उसके बाद जनरल हमीद गुल थे, वो भी हटा दिए गए। ठीक। फिर तो कमांडर तो बड़ा मैटर करता है ना, ये नहीं कि नीचे लोग तो मतलब जनरल जो है ने बड़ा काम किया जनरल हमीद गुल के बाद। ठीक। बहुत काम किया। इसी तरह और भी जो टीम थे, लेकिन वो डिसमेंटल हो जाती है ना चीज़ें। ठीक। सो उसके बाद जो खाना जंगी है ना, मतलब असद दुरानी आ गए बाद में। ठीक। उन्होंने भी तबाही फेर दी। ठीक। DGSI जैसे 21 में हमने उनको वापस लिया, स्वात में सेटल कर दिया। बड़ी गलतियाँ उसके बाद हुई हैं। जिहाद तो रशियन के विड्रॉल के साथ ख़त्म हो गया था। ठीक हो गया। उसके बाद तो हम थे ही नहीं। हाँ, सही है ना, बाकी थे, लेकिन गलतियाँ तो हुई हैं, हमसे हुई हैं। मसलन हिकमत यार को भी कॉलर से पकड़ा गया बाद के DGSI ने, दुरानी साहब ने, असद दुरानी साहब ने, और इस तरह मिस हैंडल की गई चीज़ें। कोई ऐसे DG भी थे जो नारे तकबीर लगाते थे प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो नॉन प्रोफेशनल चीज़ें थी। गलतियाँ हुई हैं हमसे, तो ख़ासकर रशियन विड्रॉल के बाद के और ज़ियाउल हक के बाद। मैंने कहा ना कि वो ज़ियाउल हक डिफरेंट था। ठीक। ये ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर था, ये उसको भी खा गया। ठीक। उस जिहाद को भी खा गया। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। ठीक। आप उसके एटमी प्रोग्राम को डिफेंड नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है। सो ये ट्रेजिक गलतियाँ हुई हैं। फिर बात है कि मैंने कहा उसके बाद इट वाज टोटल डिसअरे। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए अब क्या सोल्यूशन है, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है
और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं अल्टीमेटली वहीं से उसको बारूद मिलता है अफ़गानिस्तान से, और जब तक मामलात को वहाँ सेटल नहीं किया जाता, पाकिस्तान सेटल नहीं होता, तब तो चाइना भी कह रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अफ़गानिस्तान असल में वो जो गालिबन द गेटवे टू इंडिया है या कौन सी किताब है जिसने की वो यूरोपियन ऑथर ने, उसका पहला फ़िक्रा है कि द वन हु वांट्स टू रूल इंडिया हैज़ फर्स्ट टू बी द लॉर्ड ऑफ काबुल। काबुल की हैसियत इंडिया को पता है, वो बड़ा पेनिट्रेट कर चुका है वहाँ के मीडिया में, वहाँ के दोज हू मैटर्स में बहुत हद तक, ठीक है। मैंने कहा वो अफ़गानिस्तान से अपने इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं कर रहा है, उसने हमेशा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये चीज़ हमें नज़र में रखनी चाहिए। एक बार तो हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया जिहाद के ज़रिए, ठीक है। अब जिहाद तो इन्वेडर के ख़िलाफ़ हमने एक लड़ा, लेकिन दूसरे इन्वेडर का तो हमने साथ दिया अफगानों के ख़िलाफ़। देखिए हमने उसके सफ़ीर को बेइज्जत करके यहाँ से हैंड ओवर किया, हमने उनके लोगों को हैंड ओवर किया, मुल्ला बिरादर को हमने अरेस्ट किया CIA के कहने पर, यहाँ तक कि जनरल शरीफ भी इस पर शामिल था। हम उसको हैंड ओवर करना चाहते थे अशरफ गनी को, जो निसार इंटीरियर मिनिस्टर आड़े आया। अगर हम उसको उस वक्त कर क्या होता, हमने बहुत सारी गलतियाँ की है इन वार टेर में, और अगेंस्ट तालिबान हम तो फरीक थे, बनी हुई थे। हमने नेटो को रूट दिया, उनकी सप्लाई जारी रखी, हमने बेसिस दिए, हमने 57,000 B-52 बम्बार उड़ाए यहाँ से, ठीक है ना, हमने किया। लेकिन देखिए वो हॉस्टाइल नहीं थे इतनी, क्या उनकी मजबूरी थी या क्या वो दिल से। मुझे इतना पता है कि जब हमने फैसला किया अमेरिकन वार में शामिल होने का, तो जलालुद्दीन हक्कानी आए यहाँ सीनियर अफसरों से मिलने, और उसने कहा कि हमें आपसे कोई गिला नहीं, आपकी मजबूरी है, बस हमें पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, अमेरिकी पहाड़ों पे हमारे पीछे नहीं चढ़ सकते, लेकिन आपसे कोई गिला नहीं। बात यह है कि अब इसमें इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि TTP वहाँ बैठी है अफगानिस्तान, ठीक है, और TTP का रोल भी है यहाँ पे मामलात में। इसमें मैं कहता हूँ कि तारीख़ यही है कि जब भी किसी ने रेबल किया है हुकूमतों के ख़िलाफ़, चाहे वो जुल्फ़िकार थी, चाहे पख्तून नेशनल, चाहे वो बलोच मिलिटेंट्स थे, जब हुकूमत बदली तो वो प्रोसेस रिवर्स हो गया। मुशर्रफ के बाद ये प्रोसेस बदकिस्मती से रिवर्स नहीं हुआ। ये ना पीपल पार्टी ने किया, ना नून ने किया, ना PTI ने किया, किसी ने नहीं किया इस प्रोसेस को रिवर्स, ठीक है। एक संजीदा कोशिश हुई नवाज शरीफ के दौर में, मैं उस कमेटी में था, मैं वज़ीरिस्तान गया था, मैंने अनकंडीशनल सीज़ फायर करवाई, उन्होंने कोई शरीयत नहीं मांगी, कोई मुतालबा नहीं किया, ठीक है। आप यकीन का 1 घंटा मुझे अलग मिले, मेरे घुटने पकड़ के जी जो आप कहेंगे हम मानेंगे, आप करते नहीं। मैंने आके प्राइम मिनिस्टर को मिला भी कि सर इस प्रोसेस को चलना चाहिए, लेकिन जब राहील बन रही थी चीफ, तो मैंने कहा जनरल कियानी चाहते थे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, सपोर्ट भी देते, ये नहीं चाहता। कुछ लोगों को हीरो बनने का शौक होता है, ठीक है, तो सर आप उनको भी बुला लें, मुझे बुला लें, DGSI ज़लील थे, मैंने कहा उनको भी बुला लें। वो 32 से नहीं हुआ और ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अब आप देखें ये हक़ाइक़ बयान करना बड़ा मुश्किल है, और मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप पे फ़ौरन लेबल लगाते हैं ये टेररिस्टों का हामी है। मैं तो खुद टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली लड़ा हूँ टेररिज्म के ख़िलाफ़। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे पुश्त में कहते हैं कि जो गुड़ से मरता है उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। अगर ये पॉलिसी बराबर न होती तो माजी में क्यों उनको रियायत दी गई? ये पॉलिसी आपने बलूचिस्तान में क्यों और नाफिज की कि जी जो सरेंडर करना चाहता है तो ठीक है, वो भी तो काट दे के पंजाबियों को मार रहा है, वो तो इनसे भी आगे है। अगर हम पल्ला नहीं, अच्छा जब ज़रब-ए-आज़म लॉन्च हो रहा था, आपने बाकायदा पंजाबी तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया। पंजाबी तालिबान वो थे जिन्होंने JHQ पे अटैक किया था, एक ब्रिगेडियर कर्नल शहीद किया था ना। अब मैं पंजाबी तालिबान के साथ सुलह के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हामी हूँ। मैं ख़ुद असमतुल्लाह मेरा उसने मुझे बड़ी असिस्टेंस दी मुज़ाकरात में, बड़ा पॉजिटिव रोल उसने प्ले किया, ये नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ दलील के खातिर इधर आप ज़रब-ए-आज़म लॉन्च करें, इनके साथ तो आप सुलह कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि यहाँ हम तबलीग करेंगे, उधर जिहाद करें, जिहाद की इजाज़त भी दे रहे हैं, तो अमरीकियों के ख़िलाफ़ है। उनसे क्यों बातचीत नहीं करनी दी गई जब उनसे अनकंडीशनल सीज़ फायर हो गया था? लेकिन कुछ चीज़ें कि उनको आप वो शायर लुधियानवी का है ना कि अभी न छेड़ दुखों की ये गीत है मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं, बहुत सारी बातें जो आप नहीं कर सकते। आप पे लेबल लग जाता है जी उनका हामी, हम कोई हामी नहीं है, हम पाकिस्तान के हामी, जो पाकिस्तान का दुश्मन है हमारा दुश्मन है, अल्लाह गवाह है, ठीक है।
लेकिन हम वो बात करेंगे चाहे वो हमारे मंशा के ख़िलाफ़ हो जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में। हमने इस आग को ठंडा करना है, इस आग को ख़त्म करना है। अगर ये बुलेट और गन से हो सकती है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर इसकी गोली के बगैर भी, जंग के बगैर भी कोई रास्ते, तो मैं कहता हूँ उसको भी आजमाना चाहिए। ठीक है, ये एक हकीकत है कि तालिबान वहाँ बैठे हैं, TTP वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब इनकी दो सूरतें हो सकती हैं। क्या ये अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई वैनम रखती है, जैसे करज़ई अशरफ गनी कर रहे थे, या बापर कर रहा था, या नजीब कर रहा था? क्या ये उनकी लाइन भी वही लाइन है कि जाओ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करो, या इनकी कोई मजबूरी या कमज़ोरी है? ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया। ठीक, दो सूरतें हैं। ठीक, तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए। अगर तो वो कर रहे हैं नजीब, तो फिर तो वो काम हमें भी करना चाहिए जो नजीब के साथ हमने किया, ठीक, जो करज़ई अशरफ गनी के साथ किया। हाँ, हमारे लिए तो पाकिस्तान सुप्रीम है। ठीक। और अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी इंडिकेशंस हैं कि नहीं उनकी कोई कमज़ोरी या कमज़ोर हुकूमत है, उधर भी तो खुदकुश हो रहे हैं ना। ठीक, ठीक है, आपने मौलाना फजलमान को भी भेजा, मौलाना फजलमान अच्छी गुफ्तगू करके वहाँ से आ गया, कोई नाकाम दौरा नहीं था उनका, मैं उसको नाकाम नहीं कहता। तो अगर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, वैनम नहीं है, नजीब वाला काम नहीं है, हाँ गलतियाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, तो फिर हमें दूसरा रास्ता ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी मुज़ाकरात होने चाहिए। हाँ, अगर मैंने कहा पहले हम ये डिसाइड कर कि वो दुश्मन है या हमारे दोस्त हैं। नहीं, दोस्त न भी सही, लेकिन दुश्मन नहीं है, न्यूट्रल है। दुश्मन है या दुश्मन नहीं है, तो दुश्मन नहीं है तो हम उनको ऑन करीब कर दें। बिल्कुल, उसके लिए कोई रास्ते ढूंढने। देखे अभी भी अफगान मिनिस्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे घर हैं, जिनके यहाँ पे मैंने कई लोग पहले ही पाकिस्तान में हुए। इनका साबिक सफीर था वो डॉक्टर, मेरा बड़ा दोस्त है, कभी कभी जहन से नाम निकल जाता है। आज 2-3 सफीर पहले जो था करज़ई और अशरफ गनी के दौर में, वो डॉक्टर वो करीबी दोस्त है मेरा, फैमिली था। मैंने उससे एक दिन कहा कि डॉक्टर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा काबुल में भी एक मस्कन हो, और हमारा तो पासपोर्ट और वीज़ा भी ना हो, बस एक कार्ड मैं दिखाऊँ और मुझे वहाँ से एक कार्ड मिल जाए, और मैं तुम्हें फ़ोन करूँ कि डॉक्टर मेरे दोस्त है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, शाम को खाना खाऊंगा, गप लगाएंगे। और इस तरह आप कभी मारगला रोड पे घर। उसने कहा नहीं, वो मेरे फार्म हाउस मेरे साथ जाता। उसने कहा नहीं, मैं तो आपके फार्म हाउस के साथ घर बनाऊंगा। मैंने कहा तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस दे दूँगा, तुम्हें घर बनाने के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम मलज़ूम है, ये दोनों मुल्कों की आवाम की इंटरेस्ट में है, ये मईशत के इंटरेस्ट में है, ये सिक्योरिटी इस रीजन के इंटरेस्ट में है। सो हमें जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए दोनों मुल्कों को। हमें ठंडे दिल से बैठकर सोचना चाहिए कि इसका हल हम मिलकर कैसे निकालें। मसलन एक दाइश है जिसके दोनों दुश्मन हैं, क्यों ना मुश्तरका ऑपरेशन शुरू की जाए दाइश से, मिसाल देना ना, तो हो सकते रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके जिस स्टेज पे हम अंदरूनी तौर पे इमरान खान और द अदर्स पहुँचे हैं। कि नहीं बात नहीं करूँगा, कम से कम अफ़गानिस्तान के साथ मैं नहीं समझता उस स्टेज पे पहुँचे। बहुत और आर्मी चीफ मैं तो ज़ाहिर तौर पे जानता हूँ कि वो माशाल्लाह बड़ी इस मामले में ख़ुद बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। उनके दौर में मुज़ाकरात भी हुई हैं, सब कुछ, तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो अब हिस्ट्री का बहुत सारा कोर्स क्लियर हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ इनका। और अब फ्यूचर में भी हम इनको बुलवाते रहेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, और जो कुछ इनके पास नॉलेज है वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। इजाज़त दें मुझे।